नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। जिनका पूरा परिवार इमरजेंसी में तमाम यातनाएं झेलता रहा, सहता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। न सिर्फ मुद्दा बल्कि इसको अंगीकृत करने का कार्य भी किया है। ऐसे ही बिरले परिवार एक सदस्य आदरणीय श्री जितेंद्र कपूर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि हमें इमरजेंसी से संबंधित क्या क्या प्रताड़ना झेली, क्या क्या यातनाएं झेली, शारीरिक और मानसिक परिवार ने, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इमरजेंसी को एक काला दिन के रूप में भी माना जाता है और उस समय यह भी कहा जाता था कि न सिर्फ सरकार का विरोध करने वाले बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी जेल में ठूस दिया जा रहा था। इसमें कितनी सच्चाई? 100% सच्चाई है। देखिए, इमरजेंसी जो लगी थी, एक अपनी सत्ता को बचाने के लिए कोई देश का प्रधानमंत्री क्या-क्या हथकंडे अपना सकता है। संविधान को निलंबित कर सकता है, निर्दोष लोगों को जेल में ठूस सकता है, इसलिए मेरी सत्ता बरकरार रहे। तो जब हाई कोर्ट ने बोल दिया, आज साहब बार-बार घूमते फिरते संविधान दिखाते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे जब हमारे संविधान में लिखा है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि को कोर्ट चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर देती है, तो उसको खुद इस्तीफा देके घर चला जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे, देश में इमरजेंसी लगा देंगे, निर्दोष लोगों को जेल में ठूस देंगे, जज लोगों को धमकी देंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील पे जाऊंगी और मेरे खिलाफ कोई निर्णय दिया किसी जज ने तो उसको भी जेल में ठूस दिया जाएगा। केवल इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। आपका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा। 1975 शायद 75 में ही लगी थी इमरजेंसी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आपका परिवार पूरा आरएसएस से जुड़ा हुआ था। उस समय चूंकि भाजपा का जन्म नहीं हुआ था, जनसंघ चला करता था और आपका परिवार आरएसएस और जनसंघ से जुड़ा हुआ था और यही कांग्रेस पार्टी के उस समय इमरजेंसी में टारगेट हुआ करते थे। आप उस समय और आपका परिवार, आप कितने साल के थे उस समय 1975 के समय, और आपके परिवार ने क्या क्या देखा इमरजेंसी के दौरान? देखिए, उस समय मेरी उम्र मात्र 13 साल थी। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, ये मुझे बहुत अच्छी से याद था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली में जो इलेक्शन हुआ था, राजनारायण ने उनके खिलाफ पिटीशन लगाई। राजनारायण की पिटीशन को स्वीकार किया गया और एक मिश्रा जज थे, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो कांग्रेस की नेता होकर देश की प्रधानमंत्री थी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अवैध घोषित कर दिया। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर वे संविधान की दिहाई देते आज उनके कांग्रेसी गांधी घूमते हैं। उस समय का संविधान कहां चला गया था? उस समय उन्होंने उस हाईकोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना, क्यों इस्तीफा नहीं दिया? रातम रात जाकर राष्ट्रपति से दस्तखत कराकर उस देश में आपातकाल लगा दिया गया और बोला कि जो जो इंदिरा गांधी विरोधी है सबको जेल में डालो, सबको जेल में डाल दो। फिर वो चाहे पेपर निकालता था, वो वकालत करता था, वो संघ का कार्य करता था, वो जनसंघ का कार्य करता था, वो लोक नारायण जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति का कार्य करता था, सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया। आपके पापा जी स्वर्गीय राम स्वरूप जी कपूर आरएसएस के जुझारू एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। इमरजेंसी भी झेली, यातनाएं भी झेली, उसके बावजूद आप और आपका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा रहा। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे देखिए, हम जैसे जो पाकिस्तान से निर्वासित होकर लोग आए थे, ये 2 बार बर्बाद जी। पहली बार जब इस देश का बंटवारा हुआ, सबने मिलकर कसम खाई थी रावी की, सतलज के, कि देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। और उन देश के सर्वोच्च नेताओं की बात मानकर हम लोग सब जहां थे वहीं रहे कि भाई इस देश का बंटवारा तो होगा ही नहीं। पर वारे सत्ता की कुर्सी, सत्ता के लालच में नेहरू भी तैयार हो गए, गांधी भी तैयार हो गए, जिन्ना भी तैयार हो गए कि देश का बंटवारा हो जाए। हम लोग जिस तत्कालीन पाकिस्तान में रहते थे, उस समय राजा जैसे हम लोगों का शुरू से छत्री रहे हैं, पंजाबी में खत्री बोलते हैं। निश्चित रूप से हम लड़ाकू कौम रही है
और कहीं भी कुछ भी करते हैं, व्यापार करते हैं तो सफल होते हैं, व्यापार नौकरी में जाते हैं तो सफल होते हैं। तो वहां पे हम लोगों का एक रुतबा जैसा था। पर जब देश का विभाजन हुआ तो वहां से, ऐसा हमारे दादा लोग बताते हैं कि केवल सोना अपनी पेट में गमछे से बांधकर निकले थे। तो एक बार हम लोग वहां पर पूर्ण बर्बाद हुए, भारत में आए और जैसे तैसे 20-25 साल में अपनी रोजी रोटी कमाते हुए थोड़ा सा उभरे उभरे तो फिर ये दूसरी विभाजनकारी इंदिरा गांधी आ गई, फिर से हमारे परिवार को फिर बर्बाद किया। हम नहीं, हमारे जैसे अनेकों, क्योंकि पाकिस्तान से आए जो हिंदू थे, चाहे वो पंजाबी थे, सिंधी थे, वैश्य समाज के थे, किसी भी समाज के थे, वो जनसंघ के और संघ के कोर वर्कर रहे हैं, वोटर नहीं, कोर वर्कर रहे हैं, क्योंकि उनके डीएनए में जो हिंदुत्व है वो बाद में यहाँ के लोगों में हिंदुत्व पैदा नहीं हो सकता। एक बार हम वहां बर्बाद हुए, दूसरी बार यहाँ बर्बाद हुए। हमारे परिवार से मेरे पिताजी अकेले नहीं, मेरे चाचा, मेरे फूफा, क्योंकि हम लोग जनसंघ के और उसके कोर वोटर थे, कोर। तो ये लोग भी जेल के अंदर गए और हम जैसे परिवारों ने 2 बाल विभीषणिका झेली, एक पाकिस्तान में झेली और एक 1975 में झेली। जब घर के कर्ता धर्ता को ही जेल में डाल दिया जाएगा, तो उस समय हमारे परिवार की मासिक आय मात्र आरा मशीन एक हम थी, वो पिताजी ने बोला कि किराए से दे दो, तो 250 रुपए महीने में हमने वो आरा मशीन किराए से दी और हमारी परिवार का एकमात्र आय का साधन वो 250 रुपए महीना था। कपूर साहब, इमरजेंसी के दौरान हमने ये भी सुना था कि जो आपके पापा जी थे, स्वर्गीय रामस्वरूप जी, उनको भी 19 महीने जेल में रहना पड़ा था। तो वो 19 महीने पूरे परिवार के लिए, आपने बताया जैसे कि मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल का था, आपकी मदर, भाई वगैरह जो भी चाचा होंगे, और जब घर का मुखिया ही 19 महीने के लिए अगर जेल चला जाए, तो हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। वो पल कैसा बिताया आपने? निश्चित रूप से खाने के लाले एक शब्द है। जी। मैं समझता हूं कि जिस परिवार पे खाने के लाले अगर गुजर गए हों, तो उससे बुरा कुछ नहीं उस हो सकता। परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसा हम नहीं, हमारे जैसे लाखों लोगों को घर पे खाने के लाले पड़े रहे। हमें हे दृष्टि से देखा जाता था। मोहल्ले में हमारा पड़ोसी भी हमारे घर नहीं आता था। शहर का कोई हमारा परिचित तो बहुत दूर की बात है। और निश्चित रूप से उस समय के संकट विपरीत परिस्थितियों में हमारी माँ और हम 4 छोटे-छोटे बच्चे, जिसमें सबसे बड़ा मैं 13 साल का, कैसे हम लोग डर के घर में सोते होंगे, उसकी आप लोग केवल कल्पना कर सकते नहीं कर हैं। सकते। आप वो प्रश्न पूछते हैं, ये देखिए ये रोंगटे खड़े कर देता है। कि वो दिन भी हमने देखे हैं। महीने में एक बार हमको हमारे पिताजी से मिलने की अनुमति मिलती थी। दिन में 11 बजे कलेक्टर के यहाँ जाते थे, 11 बजे आवेदन लगाते थे, शाम के 4 बजे तक वो बड़ के झाड़ के नीचे बैठे रहते थे कि भैया कब कलेक्टर के यहाँ से पुकार होगी और कब वो हमको अनुमति देगा। तो 11 बजे आवेदन लगता था। उस समय शासकीय कर्मचारियों का एक ही काम था कि जितने भी जनसंघ के संघ के लोग हैं और ऊपर से मीसा के अंदर जो बंद है, इनको जितना प्रताड़ित कर सकते हो करो। तो 11 बजे का कलेक्टर के यहाँ का लेगा आवेदन, हम नहीं, हमारे मेरे जैसे और यहाँ कम से कम जो 40 परिवार जो जेल में बंद थे, सबसे 11 बजे आवेदन लेते थे और 4:30 बजे हमको अनुमति देते थे। हम लोग भूखे प्यासे और हमारे पूरे परिवार के सहित वो बड़ के झाड़ के नीचे बैठे रहते थे। 4:30 बजे हमको अनुमति मिलती थी और 5 बजे के बाद जेल में जाने का समय बंद हो जाता था। मुश्किल से 20-25 मिनट जेलर के सामने। तो इतनी प्रताड़ना कि हमारे पिताजी ने पूछा कि जित्तू कैसे हो, तो वो जेलर लिखता था जित्तू कैसे हो। मैंने बोला कि पापा ये बहुत अच्छा हो, तो भी वो लिखता था कि, और ये सारी रिपोर्ट शासन को जाती थी। अरे 302 के मुलजिम को भी हर शनिवार को जेल में मिलने की अनुमति है, उनके सामने जेलर नहीं रहता। पर लोकतंत्र बचाने के निकले संघ के कार्यकर्ताओं पे यह बंदिश थी कि आप महीने में केवल एक बार ही मिल सकते हैं। ये कहां की इंदिरा गांधी और उसका जो परिवार आज संविधान बचाने की बात करता है। ये किस संविधान में लिखा है कि एक निर्दोष व्यक्ति को, जिसपे आईपीसी की धारा के किसी भी जुर्म धारा के तहत जुर्म पंजीबद्ध नहीं है, उसको किस नियम के तहत आप 19 महीने जेल में रखते हो और मिलने के लिए भी कलेक्टर की अनुमति लगाते हो? ये देश के किस संविधान में लिखा है? ये बताए ना हमको आज के लोग जो संविधान की रक्षा की दुहाई देते। आपका एक एक शब्द से हम महसूस कर सकते हैं कपूर साहब कि आपने और आपके परिवार ने उस दौरान क्या क्या प्रताड़नाएं और किस तरीके से शारीरिक
एवं मानसिक और व्यवहारिक जो पड़ोसी का जिक्र किया आपने झेली है, हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, सहने वाले तो आप और आपका परिवार ही है। जब आपके पापा वहां से बाहर निकले, जेल से 19 महीने बाद बाहर निकले, उनके देहावसान होने के बाद में उनको मीसाबंदी का दर्जा दिया गया। मीसाबंदी का दर्जा देने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई थी या नहीं कराई गई थी? देखिए, निश्चित रूप से 2002 की सरकार आने के बाद, चूंकि शिवराज सिंह जी चौहान भी मीसाबंदी थे, तो वो मीसाबंदियों की समस्याओं को बहुत अच्छी से समझते। तो निश्चित रूप से शिवराज जी चौहान ने इस दिशा में बहुत काम किया। मीसाबंदी परिवारों की पूछपरख शुरू हुई, उन्हें सम्मान पत्र देना प्रारंभ हुआ और निश्चित रूप से अब 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन मीसाबंदियों के परिवारों को सम्मान के साथ कलेक्टर द्वारा बुलाया जाता है और वहां शाल श्रीफल से उनका सम्मान किया जाता है। हम तो बस इस सम्मान से ही अभिभूत है। हम किसी आने की लालसा में हमारे पिताजी या हमारे जैसे बहुत सारे भाई जेल नहीं गए थे। इतना सम्मान ही हमारे लिए पर्याप्त है कि कलेक्टर हम लोगों को शाल श्रीफल से सम्मानित। मतलब आप ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, यहाँ पर मीसाबंदी या उनके परिवारों को जो सम्मान दिया जाता है, ये पर्याप्त है या इसमें और भी कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए? मैं समझता हूं कि शासन की ओर से यह पर्याप्त है। हाँ, संगठन के लोगों को अब आजकल की जो नई पौध आ गई ना, तो साहब उसे तो ये भी नहीं मालूम कि 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी। लोग 19 महीने जेल में गए थे। वो कौन से परिवार है उनको नमस्कार का सम्मान दे दे? वो कौन लोग हैं उनको अगर वे आए तो खड़े होकर कुर्सी दे दे? अगर यही सम्मान मिल जाए तो यही पर्याप्त है, इससे ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। आज जब आप पार्टी में हो, इतने सालों से सक्रिय हो, आपके फादर मीसाबंदी रह चुके हैं, जब ये नई पौध को आप देखते हो जो कि नेतागिरी कर रही है, इनको देख के आपको ये लगता है कि मेरे फादर ने जो मीसाबंदी का मतलब मीसाबंदी का जो उनको तमगा दिया गया उनके जेल जाने के बाद में, ये पर्याप्त है या उनका जेल जाना बेकार चला गया? इनकी आज की जो इनकी कार्यप्रणाली देख के नेताओं की, सीधा-सीधा मैं ये कह रहा हूँ नेताओं की। देखिए, उनका जेल जाना बेकार चला गया, यह बोलना तो बहुत ही इससे बड़ा असत्य नहीं होगा। यदि उस समय जनता इंदिरा गांधी को नहीं हराती, तो पता नहीं 19 साल वो जेल में रहते। देश में लोकतंत्र का क्या होता? जो एक व्यक्ति कहता, जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहता, जो वो कहता वही देश का संविधान होता, खाता ना वही, और जो इंदिरा गांधी बोले वो सही, ये होने वाला था। और उसको हमारे परिवार ने, हमारे जैसे असंख्य मीसाबंदियों ने और इस देश की जनता ने इसको रोका और भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय दिलाई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज तो पता चल जाता है बिहार में भाजपा की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति है। उस समय तो पोस्ट कार्ड का जमाना था। क्या कश्मीर के लोगों ने, कन्याकुमारी के लोगों को पोस्ट कार्ड लिखा था कि हम यहाँ कांग्रेस को हरा रहे हैं, तुम तमिलनाडु में कांग्रेस को हरा देना? क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने राजस्थान वालों को पोस्ट कार्ड? अरे जनता के दिल की आह थी कि हे इंदिरा, तूने ठीक नहीं किया, तूने जो किया ये पर्याप्त रूप से बहुत बहुत गलत किया, लोगों के ऊपर जुल्म ढाए, कई लोगों की जेलों के अंदर मौत हो गई। तूने संविधान को कुचल के रख दिया, तूने इस देश को आजादी दिलाने वालों के सपनों को कुचल के रख दिया। इसको हटाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जनता ने अपनी आहुति दी, घर से निकल निकल के कांग्रेस को हराने के लिए वोट दिया और हम आज दूसरी आजादी की ओर में सांसें ले रहे हैं। मैं वही, मेरा प्रश्न वही है, मैं फिर से दोहराता हूं कि देशवासियों ने 2 बार आजादी की लड़ाई लड़ी। एक बार जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ में 1947 में, दूसरी बार जब इमरजेंसी लगाई 1975 में इंदिरा गांधी ने। ये पहली जो लड़ाई हुई थी उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। दूसरे बार की जो लड़ाई हुई थी उसमें जेल में ठूस दिए गए, जिनको मीसाबंदी का नाम दिया गया। वर्तमान में जो राजनीतिक दौर चल रहा है, वर्तमान में जो राजनीति, चाहे वो आप भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की भी सरकार है, आज की राजनीति को देखते हुए आप चूंकि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी हैं, आपको क्या लगता है इन लोगों ने जो कुर्बानी दी है ये आज सत्य साबित हो रही है या इनकी कुर्बानी व्यर्थ चली गई? एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ कहूंगा कि कोई भी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिन्होंने कुर्बानी दी, क्या उनके घर के लोग पार्षद भी बने? नहीं बने।
जो देश के प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, ये बने, क्या ये कभी जेल गए? नहीं गए। क्या इनको कभी यातनाएं सही? नहीं। देखिए, ये प्रकृति का नियम है। जो पेड़ लगाता है वो फल नहीं खाता है। हम पेड़ लगाने वालों में अपने आप को सौभाग्यशाली करो। अरे जिसकी किस्मत होगी वो उसका फल खाएगा। तो हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी का पेड़ लगाया। अब उस आजादी के पेड़ को किस किसने खाया, अब ये सिर्फ इतिहास का ही विषय है। और फिर मैंने भी आपको कहा कि निश्चित रूप से 2 बार इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो 47 की लड़ाई में भी हम जैसे अनेकों परिवार ने अपने आप को बर्बाद होकर पहली कुर्बानी दी। और 1975 में इंदिरा गांधी के षड्यंत्र और इंदिरा गांधी के कपट से भी हम लोगों ने अपने परिवार को बर्बाद करके इस देश की दूसरी आजादी में सहभागी बने। गर्व की अनुभूति होती मतलब आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, क्योंकि ये आप पेड़ लगाने वालों में से हो, निश्चित रूप से है ना? मैं पेड़ लगाने वाला हूं, इस बात पे मैं गर्व भी करता हूं। और देखिए, देश काल परिस्थिति, कुछ लोग सत्ता के सहयोगी होते हैं, पार्टी के सहयोगी नहीं होते। हैं। कांग्रेस की सरकार आई वो उसके सहयोगी, भाजपा की सरकार आई वो उसके सहयोगी, ममता की सरकार आई वो ममता के सहयोगी। जरूरत है ऐसे लोगों को पहचानने की, और वो दृष्टि हमारे नेतृत्व में होनी चाहिए। आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी, राजनीति और आरएसएस में तो आप सक्रिय हैं। समाज, ये आपका दूसरा व्यक्तित्व का पहलू पे अपन पर्दा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, चाहे बात लायंस क्लब के माध्यम से हो, या 100 वाहन का संचालन करने की हो, या लायंस हॉस्पिटल संचालन करने की बात हो, चाहे बाल उद्यान की बात हो। आप बहुत तल्लीनता से ये कार्य कर रहे हैं। क्या है ये सब कॉन्सेप्ट? देखिए, मैं विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा है, और विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद यदि हम उसका सार अगर निकालेंगे ना, तो वो ये कहते हैं कि मैं उस भगवान का पुजारी हूं जिसे अभी प्रकृति ने मानव रूप में जन्म। तो भगवान को छोड़कर मानव की पूजा करो। यदि आपके सामने मानव दुखी है तो आपको भी दुखी होना चाहिए। यदि आपके सामने कोई मानव, कोई पशु पक्षी जानवर इंसान अगर ये तड़प रहे हैं और आप मौन हैं, तो आपका जीवन बेकार है। तो निश्चित रूप से पीड़ित मानवता की सेवा, ये हम लोगों का पारिवारिक शुरू से ही ये संकल्प रहा है। मुझे एक प्लेटफॉर्म दिखा आज से 40 साल पहले, मुझे लगभग 40 साल हो गए इलाज करते। तो 40 साल पहले मुझे एक प्लेटफॉर्म दिखा कि ये पीड़ित मानवता की सेवा करने वाला संगठन है। भले आप बोलते हैं कि वो फोटो खिंचाते हैं, ये करते हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अब लायंस क्लब के माध्यम से हम अभी 5 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बैतूल में 40% आदिवासी है। गरीबी रेखा का प्रतिशत बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। आज अभी एक डॉक्टर के पास बैतूल में आ जाइए, हाथ पकड़ने के 500, एक टेस्ट के 500 और दवाई 500। यानी अगर एक सर्दी बुखार का भी मरीज यदि अगर मान लीजिए बैतूल में आता है, तो 1500 रुपए उस बेचारे गरीब से दिन भर में 1 घंटे में उतार देते। उस पीड़ित मानव, विवेकानंद जी के सपनों के आधार पे उस पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए मैं पूरे तन मन और धन से इस अस्पताल प्रोजेक्ट के लिए लगा हूं। साल भर में वो प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। चूंकि लायंस क्लब के कुछ सिद्धांत है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए ही देते हैं। तो हमने बिल्डिंग का नाम जो है वो हॉस्टल, कैंसर पेशेंट के लिए हॉस्टल ये रखा है। पर हमने 19 लाख दिए, हम 3 करोड़ और जमा करेंगे, 1.25 करोड़ दिए उनने, और हम 3 करोड़ और जमा करके 5 करोड़ रुपए में वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। वहां हर हफ्ते एक विशेषज्ञ कैंप लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। 50 रुपए में हम मरीज का परीक्षण भी करेंगे, इलाज भी करेंगे और दवाई भी उसको 50 रुपए में देंगे। ये हम लोगों का सपना है, हमारी टीम का सपना है। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग आके हमारे प्रोजेक्ट को देखें और तन मन धन से उस अच्छे प्रोजेक्ट में सहयोग प्रदान। आपने नर सेवा और नारायण सेवा की बात करी है कि अगर कोई इंसान अगर दुखी है तो आपको भी कहीं ना कहीं दर्द महसूस होना चाहिए। दूसरी बात आपने कही है फोटो की, तो लायंस क्लब में ये अक्सर देखा जाता है कि जब मरीजों को फल वितरित करने जाते हैं, साहब 2 केले रहते हैं और 25 आदमी रहते हैं। ये भी परिपाटी थोड़ी सी सुधरना चाहिए। 2-4 दर्जन ले लो, 50 रुपए दर्जन तो आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 8-10 साल से ये परिपाटी बंद है। मैं जब से लायंस क्लब के नेतृत्व में आगे आया हूं, जब से ये परिपाटी बंद है, आप कोई मुझे फोटो दिखा दे।
सुधार हो गया मतलब। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर सुधार हो गया है तो बहुत, लेकिन पहले तो थी ये। निश्चित रूप से, क्योंकि क्योंकि क्या है, लायंस क्लब में आए, उन्होंने कहा साहब चलो यहाँ इस कार्यक्रम में करना है, 15 मिनट दुकान से उठे, गाड़ी चालू करी, वहां गए, फोटो खिंचाई और घर चले गए। अब ऐसे लोग पीछे हैं और वास्तविक सच्ची सेवा करने वाले आगे। मुलताई जो कि पुण्य सरीला सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का उद्गम स्थल है, यहाँ से गुजरात ताप्ती यात्रा निकलती है, आप लोग निकालते हो, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, बैतूल जिले में रहने वाला हर नागरिक, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अपने आप को माँ ताप्ती की मानस पुत्र और पुत्री माने। कुछ लोग मानते भी हैं। और ये हम जब जब माँ ताप्ती के पास जाते थे, जब जब हम मुल्ताई जाते थे, तो वहां पे निश्चित रूप से माँ नर्मदा परिक्रमा की चर्चा जरूर होती। माँ नर्मदा परिक्रमा का यशोगान पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी की परिक्रमा होती है। बिल्कुल। तो ऐसे एक दिन बैठे बैठे ध्यान आया कि यार इसके इतिहास की ओर जाना चाहिए। ये माँ नर्मदा की परिक्रमा किसने शुरू की और कब शुरू की? करते करते किसी ने बताया कि खंडवा में दादाजी धूनीवाले के आश्रम में एक ग्रंथ है जिसके अंदर ये ताप्ती परिक्रमा का पूरा वर्णन है। तो जब उसके बारे में वहां गए, हम चर्चा की, बातचीत करी, उस ग्रंथ को पढ़ने वालों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि आज से ठीक 400 साल पहले 4 नागा साधुओं को श्रीनगर के पास की एक गुफा में यह सपना आया कि दक्खन में एक नदी है। दक्खन में उस समय ये इसको दक्षिण प्रदेश, दक्खन बोला जाता था। अंग्रेजों ने भी इसका, और मुगलों ने और अंग्रेजों ने भी इसको दक्खन का ही रूप माना। तो उनको सपना आया कि दक्खन में एक नदी है और वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता का उद्धार करेगी। वो चारों नागा साधु वहां से पैदल चले, ढूंढते 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 दक्खन में आए। अमरकंटक में जाकर उन्होंने मां नर्मदा का जन्म स्थल देखा और चलते 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 दूसरी तीसरी पीढ़ी में लगभग 50 वर्षों बाद ये नाम मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू हुई। जब हम लोग मुल्ताई में ऐसे ही जब ताप्ती परिक्रमा के बारे में, नर्मदा परिक्रमा के बारे में, ताप्ती जी के प्रादुर्भाव के बारे में विचार करते थे, तो हमारे मन में एक दिन ऐसे ही झाड़ के नीचे पारसडोह में हम लोग बैठे थे और ये पारसडोह बांध की लड़ाई चल रही। तो ये बात मन में आई कि जब मां नर्मदा की परिक्रमा हो सकती है तो मां ताप्ती तो उससे ज्यादा यशोगान है इनका। यह सूर्य की पुत्री है। कहते हैं कि सूर्य के तप से जो पसीना बहा था उस पसीने से मां ताप्ती का जन्म हुआ था। तो यह सदी की, इस पूरे विश्व की पहली नदी है, तो इनका यशोगान तो मां नर्मदा से ज्यादा होना चाहिए। तो क्यों ना, मैं समझता हूं, अभी आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न करे, देश की आजादी दिलाना भी किसी व्यक्ति के लिए सरल हो सकता है, दूसरी आजादी भी दिलाना सरल हो सकता है, किसी राज्य में सरकार बना, पर मां ताप्ती की परिक्रमा को सफलतापूर्वक संचालित करना मैं अपने जीवन का सबसे कठिन और सबसे कठिन साधना वाला साध्य मानता हूं। इतनी मुश्किल से हम लोगों ने पहले बैतूल जिले में हम 180 किलोमीटर चले। अब 50 लोगों की बारात को लेके चलना इतना आसान नहीं होता। पहले खुद पैदल चले कि भैया मुल्ताई से चलेंगे तो पहला स्टॉप क्या होगा, कितनी देर लगेगी, 12 किलोमीटर से ज्यादा चलेंगे तो 1 बजे नहीं पहुंच पाएंगे। कितने कठिन परिश्रम से 180 किलोमीटर की साधना, 5 साल लगे हमको 180 किलोमीटर की साधना पूरी करने में। फिर याद आया कि भैया मध्य प्रदेश, बैतूल जिले से बाहर जाओ तो 380 किलोमीटर नाचनखेड़ा मध्य प्रदेश की अंतिम सीमा। 9वें साल हम उस मध्य प्रदेश नाचनखेड़ा की अंतिम सीमा तक हम पहुंचे। फिर महाराष्ट्र पहुंचे और अंत में जब हम लोग सूरत पहुंचे तो ऐसा लगा कि पता नहीं हम लोगों ने ये जो कर्म किया है ये इतिहास में कहां दर्ज होगा। कपूर साहब, आपकी जो यात्रा में मुख्य रूप से जो सहयोगी रहते हैं, आप उनका भी नाम ले सकते हो कि इनके सहयोग से हमारी यात्रा फलीभूत होती है हर साल। देखिए, सबसे पहले हमको सुझाव दिया था मां ताप्ती के किनारे किनारे पैदल चलने का, वो डीएस राय तत्कालीन बैतूल के कलेक्टर थे। तो वरिष्ठ नागरिक संगठन था, एक संगठन था, के पांडे जी, तिवारी जी, उषा द्विवेदी मैडम, ये हम लोगों ने, राजेश दीक्षित, सुभाष अरोरा, पेंद्राम एक आमला के लड़के हैं, ये 8-10 लोगों ने, हम लोगों ने डॉक्टर राय साहब के सुझाव पे और पैदल पैदल चलना हम लोगों ने चालू किया। आज भी डीएस राय साहब, उषा द्विवेदी जी, अरुण किलेदार जी,
के पांडे साहब के बेटे सचिव, मेरे सचिव हैं ब्रज पांडे जी, प्रमोद शर्मा जी, राजेश दीक्षित, उसके योगदान को मैं इस ताप्ती परिक्रमा के लिए नहीं भूल सकता। वो हमारा दल प्रभारी रहता है, आगे आगे चलता है, पूरे लोगों को संभाल कर आगे रखता है। और निश्चित रूप से पहले हम जाते थे कि भाई इस गांव में जाएंगे तो यहाँ भोजन कैसे करेंगे, और अब गांव में लड़ाई होती है कि इस बार का भंडारा मैं दूंगा, इस बार का भंडारा मैं दूंगा। तो ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के सहयोगी है और वो ग्रामवासी, हम लोगों का व्यय अगर बताएंगे ना कितना होता तो कोई लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। पर प्रतिदिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारी ताप्ती यात्रा में 1 लाख रुपए रोज का व्यय होता है। आपने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया था अभी कि आप उनको फॉलो भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुना भी है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए थे, बेहद खूबसूरत एक लड़की उनके सामने आई। उस लड़की ने स्वामी विवेकानंद जी के सामने प्रस्ताव रखा विवाह का। बोले क्यों? इनने कहा क्यों? तो बोले मैं चाहती हूं कि हम दोनों के मिलन से एक पुत्र प्राप्ति हो जिसमें मेरे जैसी सुंदरता और तुम्हारे जैसी बुद्धिमानी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसके लिए विवाह करने और 9 महीने का आप गर्भ धारण करोगी, उसके बाद बच्चा होगा, फिर वो कब बड़ा होगा तो मैं इसी क्षण आपका बेटा बन जाता हूं, आप मेरी मां बन जाएगी। ये थे स्वामी विवेकानंद जैसे दिग्गज व्यक्ति। कपूर साहब, आप बहुत मजे हुए व्यक्ति हैं, चाहे बात राजनीति की करें, चाहे सत्ता की, चाहे संगठन की। लेकिन अब आप ये बताइए, शायद हो सकता है आप हमारे प्रश्न का जवाब अच्छे से ना भी दे पाए। 2003 से 3-4 से प्रदेश में भाजपा की सरकार चली आ रही है कंटिन्यू, तीसरा टर्म केंद्र में भी है। आपको लगता है कि बैतूल में विकास हुआ है आपके नजरिए से जो होना चाहिए वाकई में? चाहे ट्रेन के स्टॉपेज की बात हो, चाहे औद्योगिक धंधे की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, क्या लगता है? देखिए, 2014 के पहले निश्चित रूप से मैं यह स्वीकार करता हूं कि बैतूल जिले में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। उसका एक कारण है कि हमारे पड़ोस के जिले का एक सांसद वो हमारे जिले के नेताओं के ऊपर भारी पड़ता था। बैतूल जिले में आने वाली सुविधाओं को वो अपने जिले में ले जाने में सफल सिद्ध हो जाता था। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं हुए, बहुत सारे काम हुए, पर निश्चित रूप से जब हम अपने पड़ोसी जिले को देखते हैं तो आप लोगों को भी अंतर महसूस होता है। इसलिए आप ये क्वेश्चन हमसे करते हैं, ये मन में टीस होती है जी कि 1996 से लेके आज तक के भाजपा के ही सांसद है यहाँ। जी जी, लेकिन पड़ोसी जिला मुंह चढ़ाता है हमको। चाहे होशंगाबाद को देख लो, अभी अभी का वो नया क्या ज्ञानेश्वर पाटिल है बरहानपुर का, अपने खंडवा का, वहां का 9 ट्रेनों को स्टैब्लिश कराया भाई साहब उसने, 9 ट्रेनों का। यहाँ एक ट्रेन के लिए भी जी। तो मैंने जो कहा कि अब 2014 के बाद स्थिति बदली है। अब हमारा जिले का नेतृत्व प्रदेश स्तर पे भी सक्रिय है और राष्ट्रीय स्तर पे भी सक्रिय है। निश्चित रूप से अब आपको आने वाले समय में अंतर महसूस होगा। हम छिंदवाड़ा से या दूसरे और विकसित जिलों से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि पहले हमारी आवाज संसद में उतनी जोर से उठाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद विधानसभा में हमारे की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। अब हमारे विधायक जी प्रदेश के मुखिया हैं, और यदि वो मुख्यमंत्री जी से कोई भी बात कहेंगे और वह पूरी नहीं होगी, ये असंभव है। निश्चित मानिए कि अगर हम 2 कदम पीछे रह गए थे तो अब दूसरे से हम 4 कदम आगे जाकर आपको बताएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। मतलब आप ये साहब, आप आए, आपने पूरी बात रखी और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी किए। यहाँ पर बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।